दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ दोस्तों, और ये पेपर है हिमाचल प्रदेश एसएससी का। दोस्तों ये पेपर कल यानी 11 सितंबर 2022 को हुआ है। इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस का ये पेपर है दोस्तों। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आंसर की का मिलान कर लीजिए कि सही उत्तर क्या है, और यदि आप पेपर नहीं देकर आए हैं तब भी इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इन्हें समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर करें। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स और प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम आज के इन प्रश्नों से शुरू करते हैं। और अच्छी बात है कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जनरली बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो डिमांड करते हैं कि जी ये हिंदी में नहीं आया या इंग्लिश में नहीं आया, तो आज हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके सामने है। सवाल नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं कि ब्रूस और उनके एप्लीकेशन के बारे में कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट है। माय डियर, अगर आप इसको इंग्लिश की तरफ से देखें या थोड़ा सा मिलान करके देखें तो देखो, कार्बन ब्रूस जो होते हैं वो सामान्य रेटिंग वाली मशीनों में काम में लेते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रोग्रेफाइट यानी विद्युत ग्रेफाइट जो है वो बड़ी मशीनों में काम में लेते हैं, क्योंकि करंट डेंसिटी जो होती है वो उनकी भी ज़्यादा होती है। कॉपर ग्रेफाइट जो है वो निम्न वोल्टेज के साथ जब हमें हाई करंट की ज़रूरत होती है तब काम में लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी करना था। उपरोक्त तीनों सही मिलान किए हुए हैं। बहुत सिंपल सा ऑप्शन था, आपके सामने था, मुझे लगता है आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। सवाल नंबर 2 और 3 आपके सामने है, दोनों तीनों को एक साथ करवाऊँगा, दोनों को मिलान कीजिएगा। देखिए ज़रा क्या पूछ रहा है सेकेंड सवाल में कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स के रेस्पेक्ट में कैसे होता है। दोस्तों आप सब ने आर्मेचर प्रतिक्रिया एक नाम सुना होगा, राइट। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ये आर्मेचर प्रतिक्रिया, कि आर्मेचर के द्वारा बनाया गया फ्लक्स उस मेन फील्ड फ्लक्स का अपोज करता है, यानी उसका विरोध करता है, उसके विपरीत दिशा में काम करता है। बस इसी का नाम तो हमने आर्मेचर रिएक्शन रखा हुआ है ना। यानी इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हमेशा काम करते हैं। बस उसी को तो हमने आर्मेचर रिएक्शन नाम दिया था। ए उत्तर सही होगा। विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, उल्टी दिशा में रोटेट करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि जो विचुंबकन प्रभाव होता है जनरेटर का, उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है या कैसे देखने को मिलता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विचुंबकन में क्या होता है कि मुख्य फ्लक्स धीरे धीरे घटने लगता है, और हम सब जानते हैं कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ मेन फील्ड फ्लक्स के समानुपाती है। वही अगर मुख्य फील्ड में फ्लक्स ही नहीं होगा देन ईएमएफ कैसे बनेगा, तो धीरे धीरे टर्मिनल वोल्टेज भी घटने लग जाता है। दोनों ऑप्शन का एक साथ करके इन्होंने दिया हुआ है, बोथ बी एंड सी। तो डी ऑप्शन के साथ ही हमें जाना था कि दोनों उत्तर जो है इसके बिल्कुल सही है। आगे देखिए चौथा और पांचवा सवाल है, दोनों एक साथ कर लेते हैं, सिंपल से ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, देखो कि जनरेटर के केस में जो एलटीपी होता है, लीडिंग पोल टिप जिसको बोलते हैं, उस पर फ्लक्स डेंसिटी कैसी होती है। दोस्तों एलटीपी जो होता है, लीडिंग पोल टिप जो होता है, उस पर फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। वहीं ट्रेलिंग पोल टिप जो होता है उस पर घनत्व अधिक होता है। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन अधूरा दिया है, आपको ना स्पष्ट इन्होंने बताया नहीं कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। दरअसल ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो फ्लक्स घनत्व हम देखते हैं वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों फ्लक्स घनत्व इस तरह से चलता है, ठीक है ना, ये वाला रेशो चलता है। तो इस तरफ ज़्यादा होता है और यहाँ ज़्यादा होता है।
इन दोनों को बोला जाता है टीपीटी और इसको बोला जाता है एलपीटी। तो फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है, सिंपल आंसर आपके सामने है और आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी करना है, घटेगा। 5वां क्वेश्चन देखो, इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी पढ़ा होगा। क्या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है यानी प्योर इंडक्टर है, एसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, उसकी औसत पावर कितनी होगी? माय डियर, प्योर इंडक्टर है तो उसका पावर फैक्टर कितना है? 0, आप सभी जानते होंगे। जब पावर फैक्टर 0 हो गया तो औसत शक्ति जो VI cos phi से हम ज्ञात करते हैं वो कितनी होगी? 0। वो किसी भी प्रकार के पावर का कंजप्शन नहीं करेगा क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच यहाँ पर फेज अंतर 90 डिग्री है। यहाँ पर पावर फैक्टर का मान 0 है, इसलिए VI cos phi का मान, जिसे हम औसत शक्ति बोलते हैं परिपथ में, क्योंकि वाट मीटर जो पावर दर्शाता है उसे औसत पावर ही बोला जाता है, वो वाट में नापी जाती है और इसे हम एक्टिव पावर या रियल पावर भी कहते हैं। तो आपको यहाँ सी उत्तर सही करना था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां और 7वां आपके सामने है, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, सॉरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जस्ते का जो GI होता है यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है ना, कहाँ उपयोग करते हो? स्टे वायर में भी यही होता है, अर्थिंग तार में भी यही होता है, और कोई भी कंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वहाँ पर भी काम में ले लेंगे। वैसे भी देखो A और B में तो कन्फर्म है, तो जब 2 आपके सामने उत्तर हो गए तो ऑल अबोव ही आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तीसरा, संरचनात्मक घटक। मान लीजिए क्या पूछ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब भी हम इतना श्योर हैं कि A और B तो कन्फर्म है, अर्थ वायर में भी यही होता है, स्टे वायर में भी यही होता है, तो फिर आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, डी ऑप्शन ही बचेगा फिर। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको। हाँ, एक जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है हमें, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? भाई वैसे तो इसने फंडामेंटल क्वेश्चन दिए हैं तो दोनों चीज़ें आपके सामने है। देखो, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर दो, इसीलिए तो आपने देखा होगा इंडिया में अपन जो वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं वो किस पर होती है? हाई वोल्टेज पर। पेपर में कई बार सवाल आ चुका है ना, भारत में प्रसारित विद्युत जो होती है वो किस में होती है? हाई वोल्टेज होता है, और उसकी यूनिट जो होती है वो केवी रखा जाता है, केवी बोलें तो किलो वोल्ट में रखा जाता है, इसीलिए कि ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। दूसरा, रिड्यूसिंग रिएक्टेंस, यानी लाइन का प्रतिघात, लाइन का रिएक्टेंस अगर कम होगा तब भी जो पावर ट्रांसमिशन जो है वो मैक्सिमम होगा। सिंपल फंडामेंटल आंसर आपके सामने है दोस्तों, सी उत्तर के साथ जाना होगा, ए व बी दोनों सही है। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसे पढ़ लेना, क्वेश्चन काम का है, मैं इसे सिंपल नहीं मानता, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ट्रांसफार्मर की कैसे जुड़ी होती है? 2 चीज़ें लिख सकते हो आप, मैग्नेटिकली आप लिख सकते हो कि कनेक्टेड होती है, और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है, यानी वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अब इसको प्रेरणिक लिख लो या चुंबकीय लिख लो, बात एक ही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती है, ये ध्यान रखना। और अगर ऑटो ट्रांसफार्मर हो तब तो फिर अपना उत्तर बहुत आसान बन जाता होगा, आपको भी पता है, इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक दोनों रूप से जुड़ी होती है। जैसा कि अगला क्वेश्चन ही पूछा, क्या पूछा कि सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का नाम क्या है? अब देखो, हम सब जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में तो वाइंडिंग ही एक होती है, वही वाइंडिंग प्राइमरी का काम करती है और वही वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करती है। इसका मतलब वो कॉमन वाइंडिंग होती है, अब उसे प्राइमरी कहो या सेकेंडरी कहो, ठीक है, तो उसे कॉमन वाइंडिंग की कैटेगरी में डालेंगे, यानी दोनों के लिए वही एक वाइंडिंग जो है वो काम करती है वाइंडिंग की भांति। अगला सवाल देखिए, 10वां और 11वां आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आंसर करना है और ज़्यादा
कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाया जा सकता है। दो चीज़ें होती है दोस्तों, आप अगर सोच कर देखें तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो होता है वो स्लिप के समानुपाती, हालांकि दो बातें होती है इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। हायर स्लिप के अपन मानते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है और लो स्लिप के समानुपाती भी है, लेकिन जब स्पष्ट ना दिया हो तो कई जगह टॉर्क को स्लिप के समानुपाती मानते हैं। और दूसरा, टॉर्क जो है वो रोटर करंट पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जब एक पूरा फॉर्मूला आप लिखते हो फ्लक्स के साथ, तब आता है कि वो करंट से भी समानुपाती है। यानी स्लिप को अगर आप बढ़ाओगे तब भी टॉर्क बढ़ेगा और धारा को बढ़ाओगे तब भी टॉर्क बढ़ेगा, इसलिए सी उत्तर करना, ए व बी दोनों। हालांकि इन्होंने दोस्तों जैसे पेपर दिया है ना, तो कोई खास वो है नहीं, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वो आसानी से कर लेगा ऐसे क्वेश्चन हो। तो आप उसे थोड़ा सा टफ ऑप्शन देवें, 4 के 4 में से कोई एक सेलेक्ट करने को, तभी बात बनती है। आगे देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीलिंग फैन की मोटर की रेटिंग पूछ रहा है दोस्तों। 50 वाट से लेकर 150 वाट तक छत पंखे मोटर की रेटिंग मानी जाती है। आपको इसमें सी उत्तर के साथ ही जाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, वैसे पहले भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास आपको करना है। आगे देखो भाई, क्या पूछ रहा है। एक लाइन है 220 kV की, ग्राउंड से उसमें मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए। दोस्तों फिक्स आंकड़ा है, रट्टे मार लीजिए इस उत्तर को। 7 मीटर कम से कम होना चाहिए। यानी अगर आप इसे फिट में लेकर जाते हैं तो लगभग 25-26 फिट ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 25-26 नहीं, सॉरी 22 फिट के आसपास होगा, 21-22 फिट के आसपास होगा। तो ये क्लियरेंस मिनिमम होना चाहिए। स्टैंडर्ड आंसर है, बिल्कुल आपका यहाँ सी उत्तर सही है, कहीं कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। और याद रख लीजिए, इन फ्यूचर जब भी सीधा क्वेश्चन आए तो। अगला सवाल देखो, और भी आसान है, उससे भी सिंपल है। थर्मल पावर प्लांट है, उसमें रोटर कौन सा होगा। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में बेलनाकार रोटर होता है। बेलनाकार रोटर की क्या विशेषता होती है, ये हाई स्पीड ऑपरेशन वाले होते हैं, इसलिए थर्मल प्लांट के अलावा जो टर्बो अल्टरनेटर होते हैं, स्टीम अल्टरनेटर होते हैं, उन दोनों में बेलनाकार रोटर का उपयोग करते हैं। क्या विशेषता है इसकी, हमेशा इसमें 2 पोल होते हैं, 3000 RPM इसका हम मानते हैं हमेशा, ठीक है। और ये रोटेट करता है। लंबाई अधिक और व्यास इनका कम होता है। दोस्तों अगर सेलिएंट पोल रोटर की बात की जाए तो ये होता है हाइडल में, जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं वहाँ पर। इनकी गति जनरली निम्न गति मानी जाती है, सामान्यतः 300 RPM वाले होते हैं। पोल की संख्या के मामले में कहा जाता है कि इनमें लगभग 20 के करीब पोल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है और सवाल पूछ रहा है, ऑक्साइड फिल्म जो अरेस्टर होता है उसमें कौन से गुण होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ो ना, तो ये खुद ही बता रहा है कि ए और बी जो दोनों ऑप्शन है वो एक जैसे है ना। गुण की अगर बात कर रहा है और ए और बी दोनों मिल रहे हैं और फिर डी उत्तर में कह भी रहा है कि ए और बी दोनों सही है, तो दोस्तों उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल नया है, मान लेते हैं कि हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि इन्होंने हर एक बच्चे को हिंट जरूर दे दी। क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। इसको डेली चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर इसको डेली चार्ज नहीं करना तो हम ट्रांसमिशन लाइन के ऐसे पॉइंट पर उसको लगा देंगे जहाँ डेली विजिट कर नहीं पाएंगे हम, जहाँ पर हमारा लाइन का ऑपरेटर या फीडर इंचार्ज या लाइनमैन जिस लाइन पर जा नहीं पाएगा डेली, तो वहीं पर इसको लगा देंगे ना। क्योंकि अगर ऑपरेटर नहीं भी जा पाया तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये खुद ही बोल रहा है यहाँ पर देखो। तो इसलिए मैं डी उत्तर को सही मान रहा हूँ और डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, ठीक है। आप उत्तर क्या करके आए हैं वो थोड़ा मिलान कर लेना, बट ठीक है, अच्छा खासा डी उत्तर ही इसका सही है, नो डाउट। देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर के स्थान पर
एल्यूमिनियम को हम प्रायोरिटी देते हैं। क्यों देते हैं भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रायोरिटी देते हैं और देना भी चाहिए। इसलिए देते हैं क्योंकि ये सस्ता भी है और हल्का भी है। यानी कॉपर के कंपैरिजन में चीपर यानी सस्ता पड़ता है और लाइटर यानी हल्का भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है ना, मैं वही बात हर बात को बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। लेकिन देखो ये जो 16वां क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि तेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आरएमएस मान के बारे में पता तक नहीं होता। तो आओ मैं आपको आरएमएस मान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। सवाल पूछ रहा है कि एसी का आरएमएस मान डीसी में वह मान होता है जो उसके समान ऊष्मा उत्पन्न करता हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है। आरएमएस मान की तुलना हम कैसे करते हैं? जब वो एक समान मान की हीट प्रोड्यूस कर देता हो। बड़ा सिंपल सा है कि नहीं है, बताओ। आओ फिर इसका कुछ और चीज़ें नोट करते हैं। आरएमएस मान साइन वेव के लिए कितना होता है? 0.707। ठीक है। पीक वैल्यू से जब भी आपको वैल्यू ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है? उस पीक मान को 0.707 से मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? पीक वैल्यू में √2 का भाग दे दो। इसे हम प्रभावी मान भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। इफ़ेक्टिव वैल्यू होता है हमेशा। क्या बोलते हैं? प्रभावी मान भी बोलते हैं। जो हमारे सेकेंडरी के सूचक मापी यंत्र होते हैं वो हमेशा आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। और इसके बारे में आप जितना याद रख सकें सही है। आरएमएस मान को तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। चलिए जल्दी से अगले 2 क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने है और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को हल करवाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस देकर वोल्टेज पूछ रहे हैं। तो V = I × R करना है। I 200 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, माइक्रो में 10⁻⁻6 होती है। R किलो ओम में दिया हुआ है, किलो में 10⁻3 होती है। देखो +3 से -3 कटेगी तो -3 फिर भी रह जाएगी। -3 निकालोगे तो ये आपका 200 वाला जो है ना 0.2 बन जाएगा। 6.2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर 1.36 आएगा। मिलान कर लेना उत्तर। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है मेरी आगे पीछे हो जाए, कई बार गुणा भाग गलत हो जाते हैं। साथ में ऑडियो भी सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे पिछले पेपर में वो रेजोनेंट सर्किट हो रहा है, वोल्टेज तो जो रजिस्टर पर ड्रॉप है वही आनी चाहिए, पर मैंने पता नहीं कैसे उसमें ए ऑप्शन पे टिक लगा दिया। हो जाता है कई बार, लेकिन ऑडियो साथ में ज़रूर सुना करो। ठीक है। फुल चार्ज कंडीशन को कौन दर्शाएगा? देखो फुल चार्ज से हम इलेक्ट्रोडों के रंग से भी पता कर सकते हैं, जैसे वो एक चॉकलेटी हो जाता है और दूसरा डार्क, वो उस तरह से जो वाइटिस देखते हैं। गैसें भी पता कर सकते हैं, चार्ज होता है तो ज़्यादा गैसें निकलती है। अपेक्षित घनत्व नाप कर भी पता कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी आएगा। यानी हम इन तीनों पैरामीटर से जो है वो उसका मान जो है वो बता सकते हैं। ठीक है। देखो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां कह रहा है एडिसन सेल की बैटरी किसकी बनी होती है? तो ये निकल प्लेटेड स्टील होता है, उसकी बनी होती है ना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही करवाएंगे आपको 19 क्वेश्चन। जल्द ही इसके आगे के और जो क्वेश्चन है उनका वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट और रिस्पॉन्स चाहिए। एक लाइक वाला बटन दबाइए और 2 दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब देखेंगे दोस्त तभी हमें लगेगा कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए हम आगे का और पार्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।